हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे चैप्टर का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। तो इसमें भी जैसा जैसा हम लोग हेलो एल्केन में पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, फिर सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स, यही तीनों चीज जो है इसमें भी पढ़ना है। बस थोड़ा सा माइन्यूट माइनर सा चेंजेस आएगा। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग किस किस बारे में किस किस फैक्टर को ज्यादा फोकस करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो अराइल हैलाइड इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। अगर हेलो एल्केन है तो अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। यानी यहाँ पर हेलो एरीन है इसलिए अराइल हैलाइड बोलेंगे। अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो अराइल हैलाइड जो होता है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। क्यों होता है? क्योंकि जो मेरा अराइल ग्रुप होता है, जो हेलो एरीन ग्रुप होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। जो उसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ा होगा वो उसको छोड़ेगा ही नहीं जल्दी। ठीक है। अब वो क्यों नहीं छोड़ता, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे कुछ रीजंस ये है, जैसे रेजोनेंस, sp2 हाइब्रिड, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन और पॉसिबल रिपल्शन, जो रिपल्शन होता है दोनों के बीच। तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पर इसमें एक बेंजीन रिंग में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये बेंजीन जो है, बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन है ना अपनी तरफ खींचता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो मेरा ओपन चेन होता है कार्बन का, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जो मेरा बेंजीन जैसे ही वो रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। ये जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ये दूसरे से लेगा, मतलब कि ये जो क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो उसको छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, वो इसे नहीं छोड़ेगा। तो इसके पीछे रीजन है कि जैसे ही यहाँ पर कोई क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हो और इसको कोई लेने के लिए आ जाए, मान लो कि इसके पास क्या आ जाए, OH, या इसे रिएक्ट करे, इससे कौन रिएक्ट करेगा? H+ रिएक्ट करेगा। H+ इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ये क्लोरीन जैसे ही अपना लोन ये जाना चाहेगा, वो लोन पेयर जो है बेंजीन के नीचे आ जाएगा, बेंजीन के पास आ जाएगा। ठीक है। देखो, जैसे ही ये क्लोरीन जो है यहाँ से निकलना चाहेगा, ये जो लोन पेयर यहाँ पर ये बेंजीन के पास आ जाएगा। फिर ये फटाक से जो है ये लोग सब रेजोनेंस करना शुरू कर देते हैं। तो रेजोनेंस मैंने एक बार क्लास में बताया था कैसे रेजोनेंस होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, कि रेजोनेंस जो होगा, जो हमारा लोन पेयर, ये याद रखना, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाएगा, और जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, ये यहाँ जा करके देखो, यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो मेरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर बॉन्ड बनाया, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का बॉन्ड जो है वो टूट करके इलेक्ट्रॉन बन गया। फिर यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होकर के इसे वापस क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो जब वापस क्लोरीन के पास आ जाएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन जो है आराम से रिएक्ट कर सकता है किसी से भी। मतलब कि इसको क्लोरीन को निकलने में कुछ टाइम लगेगा, 1-2 सेकेंड ही लगेगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। वो फटाक से कोई भी सबस्ट्रेट आकर के वो उसके साथ नहीं जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बेंजीन रिंग होता है, जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, पार्शियल बॉन्ड होता है। रेजोनेंस इज स्टेबल। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से जो वो स्टेबल हो जाता है। इट एक्सप्लेन व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ हेलोवेरिन। ये जो है एक्सप्लेन करता है कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान जो मेरा रेजोनेंस की वजह से मेरा बेंजीन रिंग है, हेलो हेरीन ग्रुप है, वो क्यों डिफिकल्ट होता है रिएक्शन में, रिएक्शन करते टाइम। ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी तुम 11th में हम लोगों ने देखा था कि जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन के चैप्टर में कि जो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम हम लोग जो बचपन से एक स्टोरी सुनते आ रहे हैं फार्मर एंड उसके बेटे का, तो फार्मर अपने बेटे को एक लकड़ी देता है, वो बोलता है उसको ब्रेक करने के लिए, वो आराम से ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर उसको बंच ऑफ लकड़ी दिया जाए, बंच ऑफ वुड या फिर लकड़ी दिया जाए, तिनका दिया जाए, तो वो क्या होगा, वो ब्रेक करने में उसको मुश्किलें आएंगी, है ना। उसी तरह से जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जो है मेरा क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं वो डिजोल्व नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बेंजीन रिंग होता है या हेलोएरिन ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है, जिसके वजह से उसका बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है। ये देखो यहाँ पे sp3 था और ये जो होता है वो sp3 होता है। तो इसमें जो है एस कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा होता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखो, देखो जैसे अगर हम लोग देखें sp3, ठीक है, sp3, sp2 एंड sp, ओके। तो इसमें क्या होगा, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं s, s यहाँ पर 1 है एंड p कितना है, 3 है। यहाँ पर s फिर से 1 है और p 2 है, और यहाँ पर s 1 है एंड p भी 1 है। अगर हम लोग s में तो कोई एक एलिमेंट होगा, p में कोई एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो, तो मान ले सिर्फ टोटल को 100%, ये 100%, ये 100% एंड ये 100%, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम एस 100% को डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस पे 25%, इस पे 25%, इस पे 25, इस पे 25, है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इन तीनों पे 100% डिस्ट्रीब्यूट हो तो कैसे होगा, 33%, 33%, 33%, ठीक है। अगर इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो 50-50% होगा। तो इसमें जो है एस कैरेक्टर का मतलब, जो एस ऑर्बिट होता है मेरा, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है एस ऑर्बिट, ठीक है। बस इसको अभी शॉर्ट में समझना है, ठीक है। अभी मुझे पता है तुम लोग को याद नहीं होगा, लेकिन इसको शॉर्ट में समझना है कि आखिर ये एस कैरेक्टर होता क्या है। तो न्यूक्लियस से काफी नजदीक होता है एस, एस ऑर्बिटल पहला क्या होता है, एस देन sp देन spd। तो पहला मेरा एस जो है न्यूक्लियस से काफी नजदीक है, वो क्या है, न्यूक्लियस बहुत ही स्ट्रांगली उसको पकड़ा होगा, ठीक है। तो जब स्ट्रांगली वो देखा जा रहा है, वो कितने स्ट्रांगली पकड़ रहा है उसे, तो सबसे पहले sp3 में वो 25% पकड़ा हुआ है, sp2 में 33% एंड sp में पूरे के पूरे 50%। अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये कितना होगा, एस 50%, पी 50%। तो मतलब इसमें जो है एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो जो sp3 होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, न्यूक्लियस उसको छोड़ेगा नहीं। एंड sp2 होगा, वो sp3 के कंपेयर में थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर किससे हो रहा है, sp3 एंड sp2 के कंपैरिजन हो रहा है। तो sp2 वाला क्या होगा, ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। देन c2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन c1। अब ये c2 क्या है, इसे हम लोग माने थे c1, और इसको हम लोग c2 माने थे। तो c2 जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा c1 से, है ना। ये C1 है और ये C2 है यहाँ पर। तो C2 जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इट होल्ड X ग्रुप टाइटली। ये जो है C2 जो है वो H ग्रुप को, X ग्रुप को, हेलोजन ग्रुप को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ा रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सी एक्स हेलो एल्केन में कितना होगा, 177 पिकोमीटर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हेलो एरीन में कितना होगा, 169 पिकोमीटर। ये क्या है, उसके कंपैरिजन में कम है। अब देखेंगे अनस्टेबल केटायन, अनस्टेबल केटायन
मतलब अगर बेंजीन में प्लस चार्ज आ जाए तो वो क्या होगा, अनस्टेबल केटायन होगा। ठीक है, बेंजीन में अगर प्लस चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल होगा, इसमें कोई रेजोनेंस ही नहीं होगा, क्योंकि इसको लोन पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करवाने के लिए, एंड यहाँ पर तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, ये अनस्टेबल होगा और इसमें कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाए तो ये आराम से रेजोनेंस हो सकता है और ये स्टेबल भी हो सकता है। देन हम देखेंगे रिपल्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक या नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ, मतलब कि हेलो एरीन जो है वो खुद में इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर इसमें भी एक न्यूक्लियोफिल आ जाए जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो जो है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मतलब कि अगर यहाँ पर कोई मेटल ग्रुप आ जाए जैसे कि सोडियम पोटेशियम ये सब अगर आ जाए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उससे क्या करना पड़ता है, उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, एंड वो भी अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इसमें प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप डालते हैं। जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन लोग को चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो है इसको बहुत टाइटली पकड़ेगा, लेकिन अगर उसी केस में इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड अगर होगा तो वो उसे रिपेल करेगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे रिएक्शंस। हम लोग हेलो एरीन के बारे में समझ गए, अब हम लोग इसके रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन विद रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन विद OH ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हेलोजन ग्रुप को OH ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जाता है, तो कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें होता है हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट। Then reaction with metal, Wurtz-Fittig and Fittig reaction. Okay. सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसमें SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगा अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हेलोएरीन है, क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्ट करेगा NaOH से एक बेस से अंडर 623 केल्विन। ठीक है, उसके उसके ऊपर से 300 एटॉमिक प्रेशर भी चाहिए, तब जा करके मेरा फेनॉल ग्रुप बनेगा। इसको हम लोग फेनॉल भी कहते हैं और हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहेंगे। ठीक है, फेनॉल भी नाम है इसका। अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ जाए तो इसको फेनॉल कहेंगे, एंड हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ओके, अब देखेंगे मैकेनिज्म, रिएक्शंस होते कैसे हैं। मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखना है, जब मैं टेस्ट लूंगी तो ये मैकेनिज्म बनाने को एकदम से आएगा ही, और एग्जाम्स में भी मैकेनिज्म बनाने को आएगा ही। ठीक है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑटोमेटिक, हम लोग को हर जगह मान लेना है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या होगा कि OH माइनस जो है यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, जब अटैक करेगा तो क्लोरीन का जो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से इसका प्लेस जो है डगमगा जाएगा, है ना। ये क्या होगा, यहाँ से OH आकर अटैक कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस करना शुरू कर दिया। देखो ये जो लोन पेयर है ये क्या किया, अब रेजोनेंस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेरा जो नेगेटिव चार्ज आएगा एक यहाँ पर आएगा, एक बार मैंने रेजोनेंस बता दिया। अब देखो यहाँ ध्यान से, नेगेटिव चार्ज जो यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तीन जगहों पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो मेरा OH ग्रुप होगा वो तीन जगह पे जुड़ सकता है। ठीक है, वो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, एंड यहाँ पर भी जुड़ सकता है। लेकिन क्या होगा कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा वो देखना है। सबसे ज्यादा स्टेबल वो यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ था, और क्लोरीन क्या करेगा, OH को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वहां पर वो आराम से जा सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है रिलीज हो गया और वो H प्लस के साथ बॉन्डिंग बना लिया, यहाँ पर Na था, Na के साथ वो बॉन्डिंग बना लिया, NaCl बन गया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में अगर हम लोग करें तो
add electron withdrawing group ortho and para, it increases its reactivity. जितना ज़्यादा हम लोग ऑर्थो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हम लोग ऑर्थो एंड पारा पे लगाएंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा ये रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर बात समझना है, अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है मतलब रिएक्शन आराम से हो जा रहा है ना, रिएक्शंस आराम से हो जा रहा है, तो मतलब हमें टेम्परेचर जो है, हीट जो है जो वो ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शंस आराम से हो जा रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर में ही वो रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ इससे हम लोग को देखना है कि रिएक्टिविटी कैसी है, हमें इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो OH जो है यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ ये मेरा कंपाउंड बना लेगा। मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, सेम टू सेम मैकेनिज्म होगा जैसे ऊपर में था। फिर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रेट जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, क्लोरीन यहाँ से निकल गया, यहाँ पर मेरा जो टेम्परेचर था फिर भी अच्छा खासा टेम्परेचर है 443, लेकिन इससे कंपैरिजन में थोड़ा कम है, क्योंकि देखो बेंजीन इसको करने का उतना ज़्यादा, सॉरी, रेजोनेंस उसको करने का ज़रूरत नहीं है बेंजीन को, क्योंकि नाइट्रेट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो अपनी तरफ हल्का हल्का अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही। ठीक है, देन अगर दो नाइट्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये टेम्परेचर और भी कम हो गया, 368 केल्विन। ठीक है, फिर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया, देन अगर तीन ऑर्थो और पारा तीनों में जुड़ गया और टेम्परेचर कम हो गया, 300 केल्विन, और इसमें जो है वाटर बहुत ही वार्म, एकदम से वार्म होगा, और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया। मतलब देखो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऐड है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेरा रिएक्टिविटी उतना ही हाई हो जा रहा है और टेम्परेचर हमें उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है। देन हम देखेंगे, अब न्यूक्लियोफिलिक हो गया, अब देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेलोजन एटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप जो है वो क्या स्लाइटली डीएक्टिव होगा, वो डीएक्टिव कर देगा ऑर्थो एंड पारा को, मतलब वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो डीएक्टिवेट कर देगा ऑर्थो एंड पारा को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हेलोएरीन in heroin occurs slowly and require more drastic condition as compound in those in benzene। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवर, जिसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो उसके पास क्यों जाएगा, मतलब वो उसके पास अगर रिएक्ट करता भी है तो बहुत ही मुश्किल से रिएक्ट करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ये बहुत ही फास्टली रिएक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो खुद ही क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, क्योंकि क्लोरीन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप बना देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होगा सबसे फास्ट यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर स्लो होगा। अब हम लोग एक एक करके रिएक्शन देखेंगे, क्या क्या था, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सारे रिएक्शंस को देखते हैं। तो हेलोजनेशन में क्या होता है, यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप है, ये Cl2 के साथ अट्रैक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 जो है बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर जो है मेरा दो दो कंपाउंड बन सकता है, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। कौन सा ज़्यादा अच्छा मेजर ग्रुप होगा, अब देखो यहाँ पे मेजर ग्रुप जो होगा ये होगा, मेजर ग्रुप मतलब वो कौन सा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कौन सा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो अब देखो जब भी यहाँ ध्यान देना है कि ये कौन सा कैसा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो पोजीशन है। तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन जो है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है ना, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना। अगर ये दोनों जो है साथ में होंगे, ठीक है, ये दोनों जो है साथ में होंगे, ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर जितना ही दूर होगा, ये एक दूसरे को उतना ज़्यादा रिपेल नहीं करेगा, और ये जो है स्टेबल होगा। रिपेल करने की वजह से यहाँ जितना ज़्यादा अगर रिपेल करेगा, इसकी वजह से ये वीक हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड होगा वो वीक होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप आ जाता, जैसे कि मान लो मिथाइल ग्रुप में यहाँ से जुड़ जाता या फिर कोई मेटेलिक ग्रुप जुड़ जाता, तो यहाँ ये कंपाउंड मेजर हो जाता एंड ये फिर माइनर होता। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। देन हम लोग अब देखते हैं मैकेनिज्म के बारे में, कैसे रिएक्शन हुआ। यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें मान लेना है हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है हर जगह पे, हाइड्रोजन ग्रुप है ऑटोमेटिक, ठीक है, ये डिफॉल्ट है, इसको मान लेना है, ठीक है। देन कैसे कैसे रिएक्शन होगा, सबसे पहले तो SN2 रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लोन पेयर जो है डोनेट करेगा, इसके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये रेजोनेंस करना शुरू करेगा, ठीक है, रेजोनेंस होगा। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज मेरा यहाँ पर आ रहा है, देन यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो जो क्लोरीन होगा, देखो Cl2 बॉन्ड इस तरह से रहता है, ठीक है, एक में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एक में पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक यहाँ जा सकता है, एक यहाँ जा सकता है और एक यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। फिर से समझो, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ कर सकता है एंड यहाँ कर सकता है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों जगह पे कहाँ पे जाएगा, तो देखो अगर वो यहाँ और या यहाँ जाता है, इसको कौन मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप मिल रहा है और ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है ना। तो ये क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, तो सबसे अच्छा पोजीशन है क्या, यहाँ पर, है ना, ये यहीं पर जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, यहीं पर जाएगा। क्यों, ताकि वो ब्रोमीन से उसको रिपेल ना सहना पड़े। यहाँ पर ये फिर क्या करा, ये कंपाउंड बन गया ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन क्या होगा, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी क्लोरो एरीन, ठीक है, क्लोरो एरीन, ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, है ना, H प्लस, सॉरी H प्लस वो अपने तरफ ले लेगा। और बेंजीन के लिए कंसंट्रेटेड ही चाहिए, एसिडिक ग्रुप ही चाहिए कोई, ताकि बेंजीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन लूज कर पाए, वरना बेंजीन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा या H प्लस लूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, HNO3 के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये NO2 जो है यहाँ से रिएक्ट करेगा और इसके पास एक और O बचा, यहाँ से एक H निकलेगा तो H2O निकल जाएगा, मतलब वाटर वो रिलीज करेगा। इसमें से इन दोनों में से मेजर और माइनर कौन होगा, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये अगर यहाँ पर ऐड होगा तो ये मेजर कंपाउंड बनेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप दूर रहे उतना ही ज्यादा अच्छा है, ओके। अब मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म में क्या है, HNO3 रिएक्ट होगा अगर H प्लस के थ्रू, क्या होगा यहाँ पे, ये वाटर बन करके इसको निकाल देगा। जब यहाँ पर O के पास प्लस आ गया, ये नाइट्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा NO2 प्लस। अब ये NO2 प्लस जो है इसके साथ आकर के यहाँ पर रिएक्ट करता है, फिर से यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट होगा, ठीक है, सारी जगह पे देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। देन यहाँ पर क्या होगा, ये NO2 यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, क्यों, इन दोनों जगह पे वो नहीं जुड़ सकता, वो यहाँ पे या यहाँ पे वो नहीं जुड़ सकता, वो सबसे अच्छा यहीं पे जुड़ेगा, सेम सब में सेम होगा। अगर रेजोनेंस हमें आ गया बनाना, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आ गया, तो मेरे लिए सारे के सारे मैकेनिज्म जो है बहुत ही ईजी है हेलोएरिन का, ठीक है। नेक्स्ट सल्फोनेशन, इसका भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। देखो वहां पे HNO3 था, यहाँ पे HSO3 है, सेम है, बस नाइट्रोजन की जगह पे सल्फर है, ठीक है। देन यहाँ पे हेलोएरिन, फिर से कॉन्क H2SO4, हम लोग HSO4 से डायरेक्ट H2SO4 के साथ ही रिएक्ट कराएंगे। अगर हेलोएरिन को एसिड में डाल दिया जाए, कॉन्क H2SO4 में डाल दिया जाए, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, इससे H प्लस लूज हो जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर HSO3, और यहाँ पर भी ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है,
ये जा करके यहाँ पर अगर ऐड होगा तो मेजर कंपाउंड बनेगा, और अगर यहाँ पर ऐड हुआ या फिर यहाँ ऐड हुआ माइनर कंपाउंड बनेगा। H2SO4 अगर रिएक्ट हो तो क्या कैसा होगा, ब्रेक होगा तो H2O एंड SO3 में ब्रेक होगा। ठीक है। देन क्लोरीन जो है अपना यहाँ पर बेंजीन रिंग दिखाएगा, यहाँ पे मैंने रेजोनेंस नहीं दिखाया। ठीक है। ये डायरेक्टली मैंने दे दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके पास जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज ये इसके पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3 एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक एक हाइड्रोजन था। ठीक है। वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ आकर के रिएक्ट कर लेगा O माइनस के साथ। ठीक है। एंड मेरा ये फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। बहुत सिंपल है, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। नाउ लास्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें क्या है, इसका 2 टाइप्स है। ठीक है। हम लोग रिएक्शन विथ मेटल्स देखे थे ना, इसमें हेलो एल्केन में क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेम उसी को हम लोग यहाँ पे वुड्स-पिटिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। तो इससे क्या है, अ मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड गिव्स एन हेलो अल्काइल अरीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इज कॉल्ड वुड्स-पिटिक रिएक्शन। अगर एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप हो जाए, मतलब एक ओपन चेन ग्रुप है और एक क्लोज चेन है, अराइल हैलाइड है, ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये क्या देगा, ये अल्काइल अरीन ग्रुप देगा। मतलब वो जो अल्काइल ग्रुप होगा और जो एरीन ग्रुप होगा वो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वुड्स-पिटिक रिएक्शन। ठीक है। ये देखो, एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है और एक एक अराइल हैलाइड ग्रुप है और एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है। ये सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है, और किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम से रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका R और इसका बेंजीन ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करेगा, और ये X जो है NaX 2NaX बना लेगा। इसको बैलेंस कर देंगे, 2NaX यहाँ पे 2Na हो जाएगा। ठीक है ना। देन हम देखेंगे फिटिक रिएक्शन। बहुत सिंपल है फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक में एक अल्काइल एंड एक एराइल था। फिटिक रिएक्शन में दोनों ही अराइल ग्रुप होंगे, दोनों ही अराइल ग्रुप होंगे। रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इस हेलोजन ग्रुप को निकाल देंगे और ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और 2NaX रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। वुड्स फिटिक में एक अल्काइल एंड एक अराइल, और फिटिक में दोनों ही अराइल ग्रुप। ओके। नाउ हम कुछ थोड़ा सा रिएक्शन देखेंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन। कैसे ऊपर में रिएक्शन हुआ, ये RX ग्रुप जो था, RX Na के साथ रिएक्ट हुआ, ये R को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया और बन गया NaX खुद से। देन ये जो R फ्री रेडिकल होगा, यहाँ पर कोई बेंजीन ग्रुप है। ठीक है। इसके पास भी X ग्रुप था, ये भी X यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, और ये फ्री रेडिकल एंड ये फ्री रेडिकल जो है आपस में अटैक कर लेंगे। इसमें भी पहले क्या होगा, रेजोनेंस होगा, देन आफ्टर X ग्रुप यहाँ से लूज हो पाएगा। फिर ये जो R फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये Na है, ये क्या करेगा, RNA बना सकता है। फिर RNA जब रिएक्ट होगा RX के साथ, तब जा करके यहाँ पे RR ग्रुप बनेगा। ठीक है ना। चलो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, यू मस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अच्छे से। ओके। एंड अगर किसी को भी टेस्ट देना है, वो टीचमेंट में मेरा आईडी पे आ करके आराम से उसमें टेस्ट दे सकता है। थैंक यू।